फारूक ने जैसे ही मुझे अपनी दास्तान सुनाना शुरू की तो उसने दास्तान का आगाज ही इतना जोरदार और खतरनाक किया था कि मेरे होश उड़कर रह गए थे। उसने जैसे ही बताया कि एक जिनजादी का किया कराया है, कब्रिस्तान की जिनजादी जिसने उसे इस हद तक पहुंचा दिया है कि आज वो एक भिखारी से ही बदतर हालत में है और उसकी बुरी करतूतों और बुरी आदतों की वजह से फारूक यहाँ तक पहुँचा है और इसमें एक जिनजादी का भी बहुत बड़ा किरदार है। ये सुनकर मेरे तो होश वोश सब उड़ चुके थे और मैं हैरानी में पड़ चुका था। लेकिन बात ये थी कि मेरा एक दोस्त था जो फारूक था और वो ही इस परेशानी में मुब्तला था, तो मैं कैसे उसकी पूरी कहानी ना सुनता। और उसके बाद फारूक ने पूरी बात मुझे तफसीर से बताई और कुछ यूं उसने अपनी कहानी बयान की। जब हम रावलपिंडी आए और हमने एक मकान ग्वाल मंडी में लेकर रहना शुरू कर दिया और इस तरह हम रावलपिंडी में शिफ्ट हो गए। अब्बू ने वहां जाकर एक जनरल स्टोर खोल दिया और इस तरह हम सेटल्ड हो गए। अब्बू का कारोबार बड़ी जोरों शोरों से चलने लगा। बड़ी बरकत हुई अब्बू के कामकाज में। इतना अच्छे से चल निकला कि थोड़े ही अरसे में अब्बू ने एक और दुकान बना ली, एक और दुकान खोल ली। अब ऐसा मामूल हो गया था कि एक दुकान पर मैं बैठता था और दूसरी दुकान को अब्बू संभाला करते थे। हमारे घर में किसी भी चीज की अब कोई कमी नहीं थी और हमारा शुमार अब मोहल्ले के साहिब हैसियत लोगों में होने लगा था। लोग हमें अच्छी नज़र से देखते थे और लोग हमारी बहुत इज्जत करते थे। मैं दुकान के यहाँ अपनी पढ़ाई भी जारी कर रखा था। लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे अब्बूजान की तबीयत खराब सी रहने लगी और वो बीमार रहने लगे। बड़ा हमने इलाज वगैरह करवाया, अब्बू को बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन सब के सब बेअसर मालूम हुए। और आखिरकार एक दिन मेरे अब्बू हम पूरे घर वालों को रोता छोड़कर खाली की हकीकी से जा मिले, यानी कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। अब अब्बू के गुजर जाने के बाद तमाम तर घरेलू जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ चुकी थी और अब वो जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी थी। दो दुकानों को मुझे एक साथ संभालना बेहद मुश्किल काम था, इसीलिए मैंने एक दुकान फरोख्त कर दी, यानी कि बेच दी। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कारोबार शायद अब्बू की वजह से ही चल रहा था और इसे अब्बू ही चला सकते थे, क्योंकि अब हमारी दुकान की सेल रोज बरोज कम होते जा रही थी। सेल्स जो है गिरती जा रही थी और धंधा पानी मद्दा होता जा रहा था। बाज़ औक़ात यानी कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कोई एक ग्राहक भी दुकान पर दिन भर नहीं आता था, दिन भर में खाली बैठा रहता था। जैसे सुबह में खाली हाथ आया था उसी तरह खाली हाथ कई मरतबा मैं घर भी लौट गया, यानी कि कुछ आमदनी नहीं, कुछ इनकम नहीं हुई। हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे थे। कई मरतबा मैंने बड़े बड़े आमिलों और तावीज़ करने वालों के पास भी जाकर सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी फ़ायदा हमें ना हासिल हुआ। और आखिरकार तंग आकर मैंने वो दुकान भी फरोख्त कर दी और ख़ुद भी मजदूरी पर आ गया और अब मैं मजदूरी करने लगा और फिर मेरी मजदूरी की तरह ही घर की दाल रोटी चलने लगी। कुछ दिनों बाद सरकारी महकमे में भर्ती के लिए अखबार में इश्तिहार दिया गया था, जहाँ पर मैंने भी फिर दरख्वास्त दे दी। अल्लाह ताला को शायद मुझ पर रहम आ गया और मुझे उसमें सिलेक्शन हो गया। वो जगह ऐसी थी जहाँ पर तनख्वाह के अलावा ऊपर से भी आमदनी अच्छी खासी हुआ करती थी। उसके बाद मैंने दिन रात एक कर दिया और अब मुझे पैसे की कोई भी कमी ना थी और दौलत मुझ पर बारिश की तरह बरस रही थी। उसके बाद मैंने एक अच्छा सा घर खरीद लिया और फिर हम सब घर वाले वहीं पर जाकर शिफ्ट हो गए और फिर हमें गुजरा हुआ कल बिल्कुल भी याद ना रहा। और उसके चंद माह बाद ही मेरे घर वालों ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी और फिर 2 माह के अंदर अंदर मेरी शादी मेरी मामू की लड़की से हो गई। गुलफ्शा यानी कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी एक खातून थी और उसने आते ही अपने घर को यानी कि मेरे घर को संभाल लिया और उसके बाद सारे के सारे घर वाले खुशी खुशी रहने लगे। और फिर उसके बाद यूं कुछ अरसा हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मैं यूं उस अरसे में 2 बच्चों का बाप भी बन गया। और यूं ही उसी दिनों में मैं कुछ अय्याश किस्म के दोस्तों का साथी बन चुका था। जब मैं दफ्तर से छुट्टी करके आता तो मैं खाना वगैरह खाकर बाहर दोस्तों के पास चला जाया करता था और उन दोस्तों की महफिल में शराब शबाब सब चलता था और मैं था जो उनके साथ उन रंगरलियों में आराम से शामिल भी होता था। वक्त के साथ साथ मैं शराब में इतना ज़्यादा रसिया हो चुका था कि मैं हर वक्त नशे में रहने लगा था। बगैर शराब पिए तो मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता था और मैं मेरी शराब की लत की वजह से दफ्तर से भी अक्सर गायब रहने लगा था। और उसके बाद मैं सारा दिन और सारी रात आवारा दोस्तों के साथ गुजार दिया करता था और मेरी इसी गंदी लत और गंदी आदत की वजह से मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे और इससे मेरी घरेलू ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही थी। लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
एक रात की बात है, हम दोस्त अकेले इकट्ठे होकर शराब पी रहे थे और हल्की हल्की उस वक्त बारिश भी हो रही थी और हम लोग खुशगप्पियों में मशरूफ थे और आखिरकार शराब खत्म हो गई। लेकिन हम थे जो हमारा वहाँ से उठने का बिल्कुल भी इरादा ही नहीं था और शराब के बगैर वहाँ पर बैठना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर एक दोस्त ने मुझसे कहा कि एक काम करो फारूक, मेरे घर में एक बोतल पड़ी है, चलो मेरे साथ, हम वो बोतल लेकर आते हैं। तो मैंने भी उससे हाँ कर दी और कहा कि ठीक है, मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ और हम जल्दी से जाकर जल्दी वापस आ जाते हैं। हम लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके घर चले गए। रास्ते में कब्रिस्तान मिलता था और हम उसके बाद कब्रिस्तान से गुजरकर उसके घर पहुंच गए थे। घर से शराब की बोतल उठाई और हम वापस चल दिए। जब वापसी पर हम कब्रिस्तान के करीब आए तो वहां पर मुझे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की नजर आई। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि रात के इस पहर एक खूबसूरत और तन्हा लड़की इस कब्रिस्तान के बाहर क्या कर रही है और इस सुनसान जगह पर इस लड़की का खड़े रहना क्या मायने रखता है। मैंने सोचा क्यों ना इस लड़की से गपशप की जाए और हो सके तो इसे साथ भी लेकर चले जाएं। ये सोचकर मैंने मोटरसाइकिल रोक दी और तभी मेरे दोस्त ने पूछा क्या हुआ फारूक। तो मैंने कहा देख, शराब के साथ साथ हमें शबाब भी मिल सकता है। वो देखो पीछे एक लड़की खड़ी है जो गजब की हसीन और जमील है। जब उस दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बदहास होकर बोला फौरन भागो फारूक। तो मैं जोर जोर से हंसने लगा और उससे कहने लगा यार तू तो बड़ा बुज़दिल निकला यार, मैं तो तुझे हिम्मत वाला समझ रहा था। इतने में ही वो मेरा दोस्त जोर से चीखा और बोला भागो वरना हम मारे जाएंगे फारूक। मैंने उसके कहने पर मोटरसाइकिल आगे दौड़ा दी और वहां से निकल आया। फिर वो वहां पहुंचकर जहां पर सारे दोस्त मौजूद थे वो वहां पर पहुंचकर मुझे बताने लगा कि फारूक ये कोई लड़की वड़की नहीं थी बल्कि ये एक जिनजादी है और ये कई लोगों को यहाँ पर मिल भी चुकी है और कई लोगों की जान भी ले चुकी है। मुझे उसकी बात पर अभी बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और मैंने उसे बात को काट दी। बहरहाल हमने वो बोतल भी खत्म की और फिर हम सब ने अपने अपने घर की राह ले ली। मैं घर पहुंच गया लेकिन फिर भी उस लड़की को भुला नहीं पाया। वो मेरे होशो हवास पर सवार हो चुकी थी और मेरी पूरी रात उसके बारे में सोचते हुए ही गुजर गई और फिर मुझे नींद बिल्कुल ना आई। और फिर जब सुबह हुई तो मैं सारा का सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहा और मैं इंतजार कर रहा था कि आखिरकार कब रात होगी और फिर मैं उसी तरह उस कब्रिस्तान के पास उस लड़की को देखने जाऊंगा। उसके बाद मैं सारा दिन उस इलाके में घूमता रहा कि शायद वो लड़की मुझे मिल जाए। आखिर वो ना मिली। फिर मैं रात का इंतजार करने लगा। आखिर खुदा खुदा करके रात भी आ ही गई। मैंने शुक्र अदा किया और मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि मुझे अपने एक दोस्त के पास जाना है, इसलिए मेरे तुम कपड़े वगैरह तैयार कर देना। बीवी ने मुझसे कुछ ना पूछा और मेरे कपड़े सारे इस्त्री कर दिए। मैंने कपड़े पहने और तैयार होकर मोटरसाइकिल से 9-2-11 वहाँ से हो गया। कुछ वक्त मैंने अपना दोस्तों के साथ गुजारा और फिर 12 बजे के वक्त तैयार होकर मैं निकल पड़ा। मोटरसाइकिल मैंने दरख्त के पास खड़ी कर दी और उसके बाद मैं एक और दरख्त के पास टेक लगाकर खड़ा हो गया। एक अजीब सा माहौल वहाँ पर था, सहमा सहमा सा। तभी अचानक मुझे पायल की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई औरत चलकर इधर आ रही हो। मुझे खौफ से एक झुरझुरी आ गई लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को संभाल लिया। तभी इतने में ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीठ के पीछे जैसे कोई सांस ले रहा हो। अचानक जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की जो कल दिखी थी वही मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं इतना घबरा गया था कि घबराहट में मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। आखिर फिर उस लड़की ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ तुम दोस्ती कर लो और उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने भी डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने बर्फ को हाथ में ले लिया हो। बहरहाल मैं अपने ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल कर चुका था और उस लड़की ने तभी मुझसे कहा कि आओ आगे कब्रों के दरमियान बैठकर गपशप करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करेंगे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। और उसके बाद मैं खामोशी के साथ उसके साथ चल पड़ा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।